एक जरा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आयुषी क्लास जल्दी अटेंड करिए। आरुषि तो आ चुकी है, आयुषी आ चुकी है। आरुषि को क्लास अटेंड करने के लिए, आरुषि को बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ड्रॉप कर दिया मैसेज। यस सर। यस। तो लास्ट अभी इस इनके साथ जो चल रहा है बंस एंड आयुषी, इनका अर्थ मैग्नेटिज्म चल रहा है। ठीक है, आपका जो है अभी हमने इस खत्म किया है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है आप लोगों का, भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बट कोई नहीं, इसके आगे जो भी है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ रिलेशन लिखवाए थे, वो एक बार आप लोग भी नोट कर लीजिए। कौन कौन से रिलेशन बताए थे? सबसे पहले तो हमने बताया था कि एच के बारे में बताया था, एच कैपिटल एच के बारे में बताया था। और दूसरा बताया था हमने, सेकंड पॉइंट बताया था आई के बारे में बताया था। इन सब के नाम तो जानते ही हैं आप लोग, सिर्फ जो क्लास अटेंड करी थी वो जानते होंगे, जो नहीं अभी उनको मैं बता दूंगा क्या है एच आई। और तीसरे क्या बताया था? तीसरा पॉइंट किसका था? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के था, क्यों भाई? म्यू नॉट। यस सर। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, म्यू नॉट नहीं, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का था तीसरा पॉइंट। फिर था म्यू का, इसका था म्यू का पॉइंट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। हाँ, म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ओके, और फिर इसके बाद हमने बताया था एक रिलेशन बताया था, रिलेशन फिफ्थ था क्या, रिलेशन बिटवीन, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो इनको बता चुका हूँ, बंस आयुषी, है ना। रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई। आयुषी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, कहाँ गई आयुषी? एक बार मुझे कॉल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, रोज फोन करना। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो ये सब के बारे में जान चुके थे। तो और इसका जो है, इसको हम नाम एक बार ले लेते हैं जल्दी से। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाम एक बार आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका डेफिनेशन बताया था हमने। और सेकंड जो है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये इसके बारे में भी बता रखा है हमने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सब में डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बोलते हैं, सस्टेबिलिटी।
मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं इसको। इसका भी एक अपना महत्व होता है, सबके बारे में बता चुका हूं मैं, आपको स्टेट कर दूंगा। इसके बाद जो था मैग्नेटिक परमिबिलिटी था, ये परमिबिलिटी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी पढ़ा होगा, इसमें परमिबिलिटी होता है। और इसमें इनके बीच में रिलेशन हमने ड्राइव किया था, वो रिलेशन क्या था चिराग बताना? कल हमने लिखा था बी बराबर, लिखा था बी बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई। हाँ, ये रिलेशन था, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो रिलेशन ड्राइव करने जा रहा है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड सस्टेबिलिटी। नोट डाउन, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड सस्टेबिलिटी, उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, जिसको हमने जाइलम से रिप्रेजेंट करते हैं, सस्टेबिलिटी एंड, इसको जाइलम बोलते हैं, एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, ये आप यहां से निकाल सकते हो। आप लिखोगे वी नोट एट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई होता है। लिख लीजिए वी नोट एट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस एच आई, ये आप जानते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब इसमें हम एक काम करेंगे, बी को एच से डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं बी बाई एच जो हो जाएगा, इसमें एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, एच से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये कितना होगा 1 प्लस आई बाई एच हो जाएगा। चेक करो, अगर मैं एच से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, चेक करो, डिवाइडिंग यस सर, हाँ बाई एच बोथ साइड। तो जब एच से डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, आप देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गया, क्या ये म्यू बन गया, म्यू की डेफिनेशन पे जाइए, मैग्नेटिक परमिबिलिटी की डेफिनेशन पे लास्ट बार बताया था। यस सर, हाँ, तो ये म्यू हो गया, यस सर, हाँ दिस इज म्यू, और ये क्या होगा म्यू नॉट, और इसकी आई बाई एच क्या हो गया बताइए, आई बाई एच की भी डेफिनेशन बता चुके हैं। सस्पेक्टिबिलिटी, हाँ, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी यानी जाइलम है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। हाँ, अब अगर मैं इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो यही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, और अगर मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस जाइलम। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट जो बनेगा, इसको बोलते हैं म्यू आर मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो एक वही रिलेशन हो गया कि जो म्यू आर शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 1 प्लस जाइलम होता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये बन गया कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के टर्म में रिलेटिव परमिबिलिटी अगर लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में और आपके कंपटीशन में, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वंश आयुषी समझ आया आपको? आवाज नहीं आई वंश, आपकी आवाज नहीं आ रही? यस सर, ओके, चलिए तो इसको इरेज कर देता हूँ, हटा दो इसको। आयुषी आशी, यस सर, आशी क्लास में है? आशी, यस सर, ओके ठीक है, आशी समझ आ गया, हटा दूं? आशी ठीक है, तो ये हो गया, ये रिलेशन जो ड्राइव करवाया। इसके में कुछ क्या बताया, कुछ डेफिनेशन बेस्ड चीजें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, नोट डाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन में जरा देख लीजिए किस तरह से, कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया मैग्नेटिक सब्सटेंस को। 3 कैटेगरी में रखा गया है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो लिख लीजिए तो मटेरियल्स
magnetic materials are classified in 3 parts. Note down. Magnetic materials are classified in 3 parts according to the modern electron theory of magnetism. According to modern electron theory of magnetism, मैग्नेटिज्म की मॉडल इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर 3 कैटेगरी में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ओके, सर ये केमिस्ट्री तरह ही होगा कि अलग होगा इसमें? देखो केमिस्ट्री और ये कोई अलग है ही, वही चीज है तो सब्सटेंस वही ना जो केमिस्ट्री में. अगर फेरोमैग्नेट, अगर हम एफी मैग्नेटिक फेरस और ये सब होते हैं सब्सटेंस, वो आते कहाँ से? कंपाउंड वही के तो है, केमिस्ट्री के तो हैं, तो अलग नहीं होगा, ये तो वही रहेगा. ठीक है. हाँ, लेकिन हाँ हम लोग अंदर जाके बात नहीं करेंगे कि उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसी होती है, ये सब हम नहीं बताएंगे. हम तो उसको देखेंगे उसका बिहेवियर क्या होता है, अगर हम कोई फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, और क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसका जाइलम क्या होता है, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है ना, बिहेवियर कैसा होता है, ये सब हम पढ़ते हैं. अंदर जाके उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते ज्यादा डिटेल में. अंडरस्टैंड चिराग? यस सर. हाँ, तो इसमें लिखिए मैग्नेट. फर्स्ट नोट कर लीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए, जरूरी है. मैं वही पॉइंट बताऊंगा जो जरूरी होते हैं. इन दीज सब्सटेंसेस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज 0. इस सब्सटेंस के अंदर अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक मूवमेंट लेंगे तो वो 0 आएगा. मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट नहीं होता, मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होते आसानी से. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, तो लिख लीजिए इसमें पॉइंट. हाँ, इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए. These are the substance in which the resultant magnetic movement of atom is 0. ऐसा क्यों होता है? Because in this atom, in this material atom, ऐसा क्यों होता है? In this material atom, electrons are paired. Electron paired होते हैं. Electrons are paired and so resultant magnetic movement 0 होता है. ठीक है, बस ये रीजन इसका लिख सकते हैं कि क्यों नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट अगली लाइन से लिखना है, एक एक पॉइंट छोड़ के लिखना है, एक तरह से पॉइंट्स हैं इनके बारे में. ठीक है. व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्लेस्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाएंगे, ठीक है, देन इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये अगर किसी भी फील्ड में रखने पर इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल फील्ड में द इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन सोज डाउन एंड दोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप इन अकॉर्डेंस हेंस बाय लेंज लॉ. लेंज लॉ अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, लेंज लॉ आगे आएगा. द सब्सटेंस डेवलप्ड, हाँ इतना लिख लीजिए. देन इन द सब्सटेंस डेवलप रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें लिखिए इन द सब्सटेंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब जितना मैग्नेटिक मूवमेंट उसका बाहरी फील्ड का होगा उतनी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाने से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है. अंडरस्टैंड सर? हाँ बोलिए. सर जितना बाहर होगा उतना अंदर होगा, तो फिर दूर क्यों भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से? अगर अंदर बाहर बराबर होगा तो नेट तो 0 ही हो गया. फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है ना, अपोजिट है तो उसको कह सकते हैं, उस वजह से अपोजिट होने के, उसको अपोजिट बिहेव करने के लिए, उसका पोजीशन होने के लिए, इसलिए वो रिपेल करते हैं ना, वो दूर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं ना, इसलिए वो दूर भागते हैं. सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो फिर अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे वो, है ना, यही रीजन है. मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना, अगर फील्ड में रखा जाए किसी में तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फील्ड डेवलप करते हैं. इसका मतलब ये है कि वो अपोजिशन देते हैं उसमें, फील्ड को इजीली मैग्नेटाइज होना नहीं चाहते आसानी के साथ. इसलिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, इसका मतलब वो फील्ड के प्रति अफेक्शन नहीं रखते,
फील्ड में इसके अगेंस्ट रिपल्सन लगेगा उनमें, ठीक है, ये रीजन है। तो इसमें लिख लीजिए द सब्सटेंस डेवलप्ड रिजल्ट इन मैग्नेटिक मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड which results repulsion of diamagnetic material। देखो उसने लिख भी दिया which results repulsion of diamagnetic material, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिपल्सन होता है, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ और भी पॉइंट्स है, जरा लिख लीजिए उसमें। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस it have tendency to move from stronger to weaker part of the external field। मतलब स्ट्रॉन्ग से वीकर पार्ट की ओर जाना चाहते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उससे अपोजिट जाएंगे। तो these substances have the tendency to move from stronger to the weaker part of the magnetic field। जहां फील्ड हाई होगी उससे दूर भागेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड के प्रति अफेक्शन नहीं रखते। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर बिस्मथ होता है Bi, जिंक Zn, जिंक बोलते हैं इसको, और कॉपर, ये सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। सिल्वर, गोल्ड, ओके, और साल्ट भी आता है, साल्ट NaCl, ऐसे और भी तमाम हो सकते हैं, बट एक दो उसमें रखना। वाटर भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लिया जाता है। H2O, मरकरी भी होता है, Hg, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर मान ले, अगर कोई भी बार मैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन ए बार ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, देन द एक्सिस ऑफ बार बिकम्स परपेंडिकुलर। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई बार मैग्नेट ले लें, ये मान लो बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ पोल ले लें, साउथ पोल ले लें, और अगर हम इसके बीच में कोई, अगर हमने मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोई रॉड रख दी हमने, तो ये क्या होगी, तुरंत से खड़ी हो जाएगी, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये वाला जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, ऐसे, ठीक है। सर ऐसे घुमाए टॉग लगा सर इसके ऊपर क्या? एक्चुअली वो फील्ड की डायरेक्शन में वो हालांकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है ना, तो वो चाहेगी इस नॉर्थ से भी दूर होना चाहेगी, साउथ से भी दूर होना चाहेगी, तो उसके लिए सबसे आसान रहेगा कि ये सीधा खड़ा हो जाए। भाग सकती नहीं है, क्योंकि उसके बीच में मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्रिएट हो रहा है। अरे बोलो ना यार, यानी इससे भी दूर भागना चाह रही, इससे भी दूर भागना, तो वो सीधे खड़ी हो जाएगी। ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस हो रहा है, नेट फील्ड, नेट अंदर सेंटर पे क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है ना। अरे बोलो ना यार, यस, इसलिए वो खड़ी हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट और है, व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, व्हेन ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स लेस डेंसर। यानी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर नहीं होंगी, ऐसे फैलनी नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रति फिजिबल होता ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिकुड़ जाती हैं और इसके अंदर से पास होने लग जाती। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, फैल जाएगी, मतलब उनके बीच में गैप हो जाएगा, मतलब डेंसर कम होगी वो, ठीक है, रेयर हो जाएगी। इसी यही पॉइंट लिखा है इसमें। when the diamagnetic substance plays in magnetic field, the magnetic field lines becomes less denser मतलब दूर दूर हो जाएगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा वो भी लिख लीजिए। मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जरूरी भी है, ज्यादा दुनिया भर की थ्योरी आप रखने की जरूरत नहीं है। अगला, अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को I और H के बीच में ग्राफ खींचूं, फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस I वर्सेस H ग्राफ, I को जानते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इफ वी ड्रॉ
आई वर्सेस एच ग्राफ, तो आई वर्सेस एच ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन होता है आई वर्सेस एच ग्राफ, यानी इसका मतलब नीचे की तरफ इंटेंसिटी क्या होती है, माइनस में होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऊपर की तरफ प्लस में होती है। इसका मतलब ये खुद कह रहा है, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जब, और ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड जो उसको मैग्नेटाइज कर रहा है। और मैग्नेटाइजेशन माइनस में क्यों आता है इसका, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, इसलिए माइनस में आता है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको ज्यादा आपको रिसर्च बेसिस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाके आगे मेटेरियल साइंस लोगे, मेटलर्जी साइंस लोगे, तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलता है जब बीटेक वगैरह करोगे। बट अभी फिलहाल 12th और कंपटीशन बेसिस पे आपको इतना ही जानना चाहिए जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? वंस आयुषी, अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला है, ये कौन सा नंबर का पॉइंट था इसका बताना, थर्ड था फोर्थ था? अगर आगे मैंने पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट, इसको नाम नंबर दे देंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अगला जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी से रिलेटेड। इसकी जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है वो जाइलम, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर चाहे जितना भी हाई कर दो, इसकी जाइलम जो होती है कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। अब आप कहोगे मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या है, तो सस्टेबिलिटी का मतलब अभी आगे जब हिस्टेरेसिस लूप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी है ये जो जाइलम है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या डेफिनेशन थी जरा चिराग बता देना एक बार। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी जाइलम की, क्या थी, कुछ बताया था इसके बारे में? आपने बताया था इट इज रेशियो ऑफ आई बाई एच। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ आई बाई एच, और इसमें इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ठीक है, ऐसा भी बताया था। यस सर। ओके, और जिसका जाइलम ज्यादा होता है वो ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसका जाइलम कम होता है वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सही, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है जाइलम? देखो जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इसका टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं। जब टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, जाइलम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता। अंडरस्टैंड? ओके, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है, लिख लीजिए, the magnetic susceptibility of diamagnetic substances is independent of temperature, और T जो है वो absolute temperature है, क्या है? Absolute temperature। हाँ, T is here absolute temperature। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए जो जरूरी थे। हाँ, एक चीज और, एक लास्ट में इसी में चाहो तो लिख लो चाहे पॉइंट, इसका जो जाइलम होता है किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो नेगेटिव होता है, जाइलम इज नेगेटिव, इसका जाइलम जो होता है नेगेटिव माना जाता है। अब आप कहोगे ये तो ऊपर है, वो तो टेम्परेचर के लिए दिखाया गया ना यार, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखाया गया, ओके, बट नेगेटिव होता है। हटा दो इसको। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है हमारा जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, वो डायमैग्नेटिक तो बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं होता है, ये थोड़ा सा होता है, इसलिए वीकली मैग्नेटाइज बोला जा रहा है। होता तो है लेकिन डायमैग्नेटिक से बिल्कुल नहीं होता, उससे ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच इज वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। सबसे कम मैग्नेटाइज कौन होता है? डायमैग्नेटिक। इसके बाद ये
So it is weakly magnetized when placed in external magnetic field. When placed in external magnetic field, ये weakly magnetized होता है. These have the tendency to move. These have the tendency to move. जो पॉइंट उसके लिए लिखवाए गए थे वही पॉइंट मैं इसके लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपस में आपको याद करने में आसानी रहे. अंडरस्टैंड? तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता? यार बेटा जैसे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बताया था यार, तुम भूल जाते हो. आपको उसमें नहीं बताया था जैसे दो प्लेट्स है, कैपेसिटेंस की प्लेट, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, तो जो प्लस और माइनस चार्ज अपोजिट आ जाता है वही तो इंड्यूस डाइपोल है यार. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बताया था आपको? नहीं सर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है उसमें तो वही इंड्यूस डाइपोल वही हुआ ना कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड आ जाती है उसके अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड आ जाती है, एक्सटर्नल फील्ड के प्रभाव से उसके अंदर जो फील्ड आ जाती है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है ना, वो जो वही उसी को इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं यार. क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पोलर भी होते हैं ना. तो जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल या तो उसके अपोजिट अलाइन हो जाएंगे या उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. अगर उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो हम बोलेंगे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस फिजिबल है, एक्सटर्नल फील्ड के लिए स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है. अगर उसका मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मान लो ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड आपकी इधर है और एक्सटर्नल फील्ड अगर इधर है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, और अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका नॉर्थ आपका मान लो इधर आ जा रहा है, साउथ इधर आ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड डाइपोल बन जा रहा है. जैसे वहां नहीं था प्लस माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया था, माइनस उधर आ गया था, वही चीज तो है यार. तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होते, ठीक है. और ये जो आपके जो अभी पैरामैग्नेटिक बताया उसमें क्या होते हैं कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, तो इसी को इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं. चिराग, जैसे मान लो सपोज करिए हमने कोई सब्सटेंस लिया, इसमें इसके मॉलिक्यूल के जो डाइपोल्स वगैरह है वो इरेगुलर है. अभी मान लो कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल के जो डाइपोल्स हैं वो कहीं भी है, इरेगुलर वे में. लेकिन जैसे ही हम इसको फील्ड में रखेंगे तो ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे ना यार. इसके कारण जो डाइपोल क्रिएट हो जाता है, डाइपोल नेट आया, उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोल देते हैं. ये किसी फील्ड में रखने के कारण ऐसा हुआ. अगर उसी फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया तो ये कहेंगे कि इंड्यूस्ड डाइपोल जो है उसकी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस फिजिबल है एक्सटर्नल फील्ड के लिए. अगर ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके तो वो फिजिबल नहीं है, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया. पैरामैग्नेटिक फिजिबल तो होता है लेकिन कम डाइपोल आता है, उसी डायरेक्शन में आता है फील्ड के, लेकिन कम मैग्नेटाइज होता है. और उसमें क्या होता है, अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिपेल करेगा वो. ये तो थोड़ा सा अट्रैक्शन देगा, थोड़ा सा अफेक्शन रखता है फील्ड के साथ, डायमैग्नेटिक बिल्कुल नहीं रखता. समझ आया नहीं आया चिराग? आ गया सर. ओके, तो ये चीजें हैं. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था इसका, जरा बताना. लास्ट क्या बताया था इसका पॉइंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का? So they have tendency to move. They have tendency to move from region of weak magnetic field to strong magnetic field. अब इसमें देखो उल्टा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होती है. अब चलो होती तो है सही, डायमैग्नेटिक में तो क्या होता, उल्टा हो रहा था. यहाँ वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जाने की टेंडेंसी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना फेरोमैग्नेटिक की होगी. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, तो इट हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी लिख लीजिए इसमें. द इन दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर व्हेन, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए अभी इसी में, अभी तो वो बेसिक डेफिनेशन बताई थी, अब लिखिए. व्हेन दीस सब्सटेंस आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दीस सब्सटेंस आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर feeble magnetism, acquire feeble मतलब feeble कह सकते हैं, feeble F डबल E कर दीजिए, F डबल E feeble
favorable magnetic field, magnetism, favorable magnetism in the direction of magnetizing field. मतलब वही मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी उसी की डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी को फीमेल मैग्नेट, फीमेल मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, फीमेल मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन होता उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फीमेल मतलब कम, स्ट्रॉन्ग लिखना हो, अगर मैं इसकी जगह फीमेल की जगह स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करता तो ये शब्द आ जाता किसके लिए, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो आएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा। ठीक है, जरा फोन उठा लेना, फोन उधर जाके करो। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिख दिया। बी क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। एग्जांपल नोट कर लीजिए, इसी का एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम Al, प्लेटिनम, प्लेटिनम Pt, मैग्नीशियम Mn, बस 2-4 एग्जांपल याद रखना जरूरी है। कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 है। ये ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। और इसका जो सेकंड डायग्राम बना लीजिए जरा, जैसे उसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर दिखाया था ना, जैसे अगर हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड ले लें, बार टाइप में शेप में स्ट्रक्चर ले लें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेकंड डायग्राम बना लीजिए। तो इसमें अगर मैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं इधर, तो क्या होगा, जैसे वहां पे क्या हो रहा था, ये दूर दूर फील्ड लाइन चली गई थी, ऐसे ऐसे चली गई थी। अब ये क्या होगा, इसके अंदर से पास होने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर से पास होने की कोशिश करेंगे, ओके। यहां से नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की ओर जाएगी, इसके अंदर से, मतलब ये फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये किसके लिए है, ये है पैरामैग्नेटिक के लिए, ओके। दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक। और इसमें लिख लीजिए इस पॉइंट के बारे में, व्हेन ए बार ऑफ मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन ए बार, बार मतलब रॉड के टाइप में कोई स्ट्रक्चर, उसको बार कह सकते हैं, BAR। व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरो नहीं होता, पैरामैग्नेटिक, व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड in magnetic field, it tries to concentrate the lines of field, it tries to concentrate, मतलब उसको फील्ड को पास पास लाके उसको पास करना चाहेगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये ना होता, ये अगर नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये थी जैसे होनी चाहिए, ये प्रॉपर वे में होंगी सारी, और इधर से ऐसे ऐसे होती, अरे बोलो ना यार, ऐसे होती। लेकिन जैसे ही हमने ये सब्सटेंस रखा, तो ये सारी फील्ड कंसंट्रेट होनी चाहिए अंदर से। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, ये तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, थर्ड पॉइंट, व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, अगर दो मैग्नेटिक पोल के बीच में सस्पेंड कर दिया जाए, मान लो हमने कोई थ्रेड ले लिया और थ्रेड से बार को सस्पेंड कर दिया, और दो पोल के बीच में, व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स, इट एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होती, उसमें क्या हो रहा था, सीधे खड़ी हो जा रही थी वो, ये ऐसी रहेगी, बोलो ना यार। यस सर। हाँ, तो बार ऑफ paramagnetic substance becomes parallel to the axis, becomes parallel to the field, field के पैरेलल हो जाते हैं। ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और आई और एच के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, इसके बीच में ये फोर्थ पॉइंट है, अगर आई और एच के बीच में ग्राफ खींचते हैं इसमें, तो इसका जो ये पॉजिटिव होता है, आई एच ग्राफ पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव हो रहा था, इसका पॉजिटिव होता है। आई एच ग्राफ उसका नेगेटिव में जा रहा था, इसका पॉजिटिव में जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, आई प्रोपोर्शनल टू एच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, फिफ्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल। इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है स्मॉल होती है, स्मॉल होती है एंड पॉजिटिव होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, होती पॉजिटिव है। ओके, स्मॉल एंड पॉजिटिव, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड। ये जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जो फील्ड से इंडिपेंडेंट होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको क्यूरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूरी लॉ। आपसे बोलेंगे क्यूरी, हाँ बोलो। सर आपने अभी बताया था कि जो जाइलम होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है उसमें पैरामैग्नेटिक में, उसमें आपका पैरामैग्नेटिक कहाँ बताया था? डायमैग्नेटिक का बताया था आपने, कहाँ वहां का यहाँ क्यों डाल दिया भाई चिराग? वो तो डायमैग्नेटिक का बताया था भाई। यस सर। आप नींद में तो नहीं हो चिराग? नहीं वही तो,